नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपनी कथा मंथन यूट्यूब चैनल के तहत आदर्श हिंदू होटल का 5वां भाग सुनाने जा रही हूँ। बेला ढल आई है, अब और नहीं बैठा जा सकता। अभी जाकर देगची न चढ़ा देने पर पद्महरी 4 घंटा बाद सुना देगी। अब तक चूल्हे में आग सुलगा दी गई होगी, लेकिन लौटते हुए जाने क्या सोचकर हजारी ठाकुर कुसुम के यहाँ चले गए। कुसुम ने आसन बिछाकर कहा, आइए बाबा ठाकुर, बड़े भाग बेवक्त आपके पैरों की धूल पड़ी है। हजारी ने कहा, देखो कुसुम, मैं तुमसे एक सलाह लेने आया हूँ। कुसुम ने उत्सुकता भरी आंखों से उनकी ओर देखकर कहा, क्या बाबा ठाकुर? मेरी उम्र जरूर 46 की हो गई है, लेकिन मैं उतनी उम्र का लगता नहीं हूँ। क्या ख्याल है तुम्हारा? अभी भी मुझ में काम करने की काफ़ी ताकत है। हजारी की बात का रुख किस और है, यह ना समझ पाने के कारण कुसुम थोड़ा अचरज हो गई और उसने कौतूहल स्वर में कहा, हाँ बाबा ठाकुर, यह तो ठीक है, आपकी उम्र अभी इतनी क्या है? कुसुम के मन में एक बात सिर उठाने लगी, कहीं बाबा ठाकुर ब्याह शादी तो करने की नहीं सोच रहे हैं? हजारी ने कहा, कुसुम, मेरा बड़ा मन है मैं अपने नाम से एक होटल खोलूं। अगर कभी पैसों का इंतजाम कर सका तो यह काम मैं जरूर करूंगा। तुम पक्का समझो, दूसरों की झाड़ खाकर अब काम करने का मन नहीं होता। मैं 10 साल से होटल में काम कर रहा हूँ। हाट बाजार किस तरह किया जाता है यह मैंने अच्छी तरह सीख लिया है। हाट बाजार का काम मैं चक्रवर्ती से भी अच्छा कर सकता हूँ। अगर मैं हाट के दिन माखमपुर से तरी तरकारी खरीद लाऊं तो रानापुर के हाट के मुकाबले भी 4-6 रुपया बचा सकता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कुसुम, अगर कभी मेरे हाथ में रुपए पैसे हुए तो मैं एक होटल जरूर खोलूंगा और वह बाजार का सबसे अच्छा होटल होगा, तुम देख लेना। हजारी ठाकुर का यह लंबा बयान कुसुम अचंभे के साथ सुन रही थी। वह हजारी को बाप जैसा समझती थी। होटल के रोजगार की बात वह ज्यादा कुछ समझे या न समझे, बाबा ठाकुर अक्लमंद है, इसका अंदाज उसने हजारी ठाकुर के बयान से ही लगा लिया। कुछ देर बाद उसने जाने क्या सोचकर कहा, मेरे पास एक जोड़ा कंगन था, पिछले साल लड़के की बीमारी में उसमें से एक मैंने बेच दिया था, अभी एक बच रहा है। बेचने पर 60-70 रुपये मिल जाएंगे, आप उसे लेंगे बाबा ठाकुर? उन रुपयों से आप होटल खोल लीजिएगा। हजारी ने हंसकर कहा, दूर पगली, 60 रुपये में कहीं होटल खुलता है? कितना रुपया होने से काम चलेगा? कुसुम बोली, 200 रुपये से तो कम नहीं होगा, बल्कि उतने में भी नहीं होगा। अच्छा हिसाब लगाकर देखिए ना बाबा ठाकुर। हिसाब क्या लगाना है, वह तो मैं जबानी बता सकता हूँ। समझो 2 बड़ी और 3 छोटी देगचियाँ, थोड़े से थाली बर्तन, कलछुल, चिमटा, सड़सी, चम्मच और चाय के बर्तन। बाहर गद्दी वाले कमरे के लिए एक चौकी, बिछावन, तकिया, खत्तई रंग की 2 भैया, बाल्टी, लालटेन, चकला, बेलन, यह सारा साज सामान खरीदने में ही तो 200 रुपये लग जाएंगे। 5 दिनों का बाजार खर्च हाथ में रखकर काम शुरू करना होगा। नौकर भामन की 2 महीनों की तनख्वाह हाथ में रखनी होगी। अगर पहले 2 महीने में कुछ आमदनी ना हुई तो उनकी तनख्वाह कहाँ से दी जाएगी? खैर यह सब छोड़ो, वैसे मैं तुमसे क्यों रुपए लेने लगा? कुसुम ने दुखी स्वर में कहा, मेरे पास होते तो क्या आप नहीं लेते? अगर वे रुपए ब्राह्मण के काम आ जाएं तो इनकी कुछ कीमती होगी बाबा ठाकुर। लेकिन वैसी किस्मत होती तो ना मैं आपको रुपए नहीं देती, पर जितने भी हैं वो सब आपके ही हैं। आपको जब जरूरत पड़े आप अपनी बेटी को जरूर बताइएगा। हजारी उठ खड़ा हुआ, यहाँ बैठकर ज़्यादा देर काम ना चलेगा। उसने कहा, नहीं रे कुसुम, ऐसा भला क्यों होगा, अब मैं चलता हूँ। कुसुम ने कहा, मुंह में कुछ डाले बिना बेटी के घर से चले जाइएगा बाबा ठाकुर, जरा देर बैठिए, मैं आती हूँ। इतना कहते ही कुसुम तेजी से कमरे के बाहर निकल गई और जरा ही देर में कुसुम ने आकर एक आसन बिछा दिया और जमीन पहुंचकर चली गई। फिर तुरंत एक कटोरा दूध और एक रकाबी में कटा हुआ पपीता, आम की फाके और 2 संदेश लेकर आ गई। यह सारा सामान आसन के सामने जमीन पर रखकर उसने कहा, थोड़ा जलपान कर लीजिए, आइए बैठिए, मैं पीने के लिए पानी ले आती हूँ। खाते खाते हजारी को उस दिन मांस की याद आ गई। कुसुम उसे इस तरह जानती मानती है जैसे अपनी बेटी हो। उसी के लिए रखा गया मांस पद्महरी के चलते उस चक्रवर्ती के गांजाखोर साले को खिला देना पड़ा। गुलामी का यही तो दुख है। हजारी ने कहा, कुसुम बेटी, तू मेरी बिटिया जैसी है। कुसुम ने हंसकर कहा, बेटी जैसी क्यों बाबा, मैं आपकी बेटी ही हूँ। सचमुच अगर बेटी नहीं होती क्या कोई इतना ख्याल रखता? भगवान करे तुझे सब भगवान की कृपा से मिले। इतने में कुसुम ने पूछा, बाबा ठाकुर क्या कथरी बिछाकर सोते हैं?
सोऊंगा नहीं बेटा, मैं जब भी रात को सोता हूँ तो मुझे तेरी ही याद आती है। अब मैं कतरी बिछाकर आराम से सोता हूँ। आप भी कैसी बातें करते हैं बाबा ठाकुर, मैं आपकी बेटी हूँ और मैंने आपके आराम के लिए ही तो वह बनाया है। संदेश खाकर बाबा ठाकुर चले गए। उस दिन होटल लौटकर हजारी ने देखा लगभग 15 सेर या आधा मन मैदा नौकर और पद्म मैरी मिलकर कूद रहे हैं। बात क्या है, इतने मैदे की पुरिया कौन खाएगा? पद्म मैरी ने आवाज में थोड़ी कड़वाहट मिलाकर कहा, हजारी ठाकुर, तुम्हें जो खाना वाना बनाना है पहले उसे बना लो, उसके बाद ये पुरियां उतार लेनी होंगी। आचार्य मोहल्ले के महादेव घोषाल के यहाँ खाना जाएगा, वे लोग ऑर्डर दे गए हैं। 9:30 बजे तक का अंदर उन्हें खाना मिल जाना चाहिए, समझे? हजारी ठाकुर की तो जैसे बोलती बंद हो गई। उसने कहा, 9:30 बजे के पहले इस आधा मन मैदे की पूरियां उतार लूंगा और फिर होटल का खाना भी पकाऊंगा। तुम भी क्या कहती हो पद्दो दीदी, ये कैसे होगा? रतन ठाकुर से कहो ना पूरियां सीख ले, मैं होटल का खाना बना लूंगा। पद्म मैरी ने आंख तरेर कर कहा। वह तेज होकर झनकती हुई बोली, तुम्हारी मर्जी या खुशी से यहाँ काम नहीं चलेगा। मालिक का हुक्म है। वे मुझसे जो कह गए हैं मैंने तुमको बता दिया। बड़े बाजार गए हैं, लौटने में रात हो जाएगी। अब तुम्हारी मर्जी, करो ना करो। मतलब यह है कि बिना किए तो छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन इन लोगों का यह अन्याय है। यह अन्याय देखकर हजारी ठाकुर की आंखें छलछला गई। रतन ठाकुर से वे लोग मामूली खाना आसानी से बनवा सकते थे, लेकिन ऐसा होने से पद्म मैरी को खुशी तो ना होती। वो हमेशा कोई ना कोई मौका नहीं छोड़ती थी हजारी ठाकुर को नीचे दिखाने का। आग की भयानक गर्मी में झुलसते हुए रतन ठाकुर के साथ रोज दिन का खाना बनाने में ही लगभग 9 बज गए। इसके बाद पद्म मैरी पूरियां उतारने का काम शुरू करने के लिए जोरदार तकाजा करने लगी। पद्दो खुद काम तो नहीं करती थी, वह ग्राहकों के खाने पीने की देखभाल करने चली गई। उस पर आज हाट का दिन था। व्यापारी ग्राहक बहुत थे। रतन ठाकुर उनके लिए खाना परसने लगा। हजारी एक चिलम तंबाकू पीकर फिर पूरियां उतारने बैठ गया। आधा घंटा बाद, जबकि 5 सेर मैदे की पूरियां भी नहीं उतरी थी, पद्दे ने आकर कहा, ओ ठाकुर, पूरियां हो गई, वहाँ के लोग लेने आए हैं। हजारी ने कहा, नहीं अभी नहीं हुई पद्दो दीदी, कहो कि थोड़ी देर बाद आए। थोड़ी देर बाद आने को कहने से कैसे काम चलेगा? वे लोग कह गए हैं कि 9:30 के पहले उनका खाना तैयार कर देना होगा। मैंने यह बात तुमसे कही नहीं थी? कहने से क्या होगा पद्दो दीदी, आधा मन मैदा क्या मंत्र के जोर से पक जाएगा? 9 बजे तो मैंने चूल्हे में आग की आहुति डाली है, पूछ लो मोती से। मैं ये सब नहीं जानती। अगर वे लोग अपना ऑर्डर वापस ले गए तो मालिक से फैसला तुम करना। तुम्हारी तनख्वाह से आधा मन मैदा का और 10 सेर घी का दाम 1 महीने में तो वसूल होगा नहीं, 3 महीने लग जाएंगे वसूलने में भी। हजारी ने सोचा बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, वह चुपचाप पूरियां उतारने लगा। धोखाधड़ी हजारी की आदत नहीं है। वह काम करने लगता है, सोचता है कि काम करते रहने ही उसका नियम है, कोई देखे या ना देखे। पूरी को घी में डुबाकर तुरंत निकाल लेने से काम तो बेशक जल्दी निपट जाएगा, लेकिन वैसा करने से पूरियां कच्ची रह जाएंगी। इसी से वह धीरे धीरे समय लगाकर पूरियां तलने लगा। पद्दो मैरी ने एक बार कहा था, इतनी देर से क्यों उतारते हो ठाकुर? इतनी देर तक घी में डुबाए रखने से पूरियां कड़ी हो जाएंगी। एक बार तो हजारी के मन में आया, कह दे पद्दो मैरी से खाना बनाने उसे नहीं सीखने होगा। घी में डुबाए रखने से पूरी नरम होती है, यह कड़ी उसे अच्छी तरह मालूम है। लेकिन तभी उसकी समझ में आ गया कि पद्दो मैरी ये बातें क्यों कर रही है, क्योंकि जलने के बाद 10 सेर घी से जो बचा रहेगा वह पद्दो मैरी के हिस्से में आएगा। वह सब छिपाकर उसे घर ले जाएगी। पद्दो मैरी के मामले में मालिक अंधे बन जाते हैं, देखकर भी नहीं देखते। हजारी ने सोचा, इन्हीं सब जुआ चोरियों की वजह से होटल की बदनामी होती है। ग्राहक पैसे देकर कच्ची पूरियां क्यों लेने लगा? 10 सेर घी का दाम तो उन लोगों से ले ही लिया गया है, अब उसमें बचाने की क्या जरूरत है? हमें भी तो देखना चाहिए कि उनकी चीज बढ़िया बने। उन्होंने 10 सेर घी का इंतजाम इसलिए तो नहीं किया कि पद्दो मैरी उसे घर ले जाए। इसके बाद तो हजारी सपनों में खो गया। इसी रेल बाजार में वह होटल खोलेगा, अपना खुद का होटल। उसमें धोखाधड़ी की बात ना रहेगी। ग्राहक जिस चीज का ऑर्डर देगा उसमें वह चोरी ना करेगा। रोजगार चलता है ग्राहक को संतुष्ट करने से। वह अपने हाथ से खाना बनाकर ग्राहकों को संतुष्ट रखेगा, कभी भी चोरी चकारी में ना पड़ेगा। कढ़ाई के घी के बुलबुलों में हजारी ठाकुर को मानो अपनी भावी होटल की तस्वीर दिखाई दे रही थी। घी के हर बुलबुले में पद्दो मैरी नहीं है, बेचू चक्रवर्ती का गांजाखोर साला भी नहीं है। बाहर गद्दी वाले कमरे में एक सफ़ेद चादर बिछी हुई है। जब तक जो जी चाहे ग्राहक वहाँ आराम करें, तंबाकू पिए
और इन सब के लिए वह अलग से कोई दाम नहीं लेगा। माहवारी ग्राहकों को रोज थोड़ी सी मछली और हफ्ते में 3 दिन मांस मिलेगा। यह सब ना करके सिर्फ स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर हिंदू होटल कहकर मोती की तरह गला फाड़कर चिल्लाने से भला कहीं ग्राहक जुटते हैं। पद्महरी ने आकर के इतने में पूछा, पुरियां हो गई? जरा तेजी से हाथ क्यों नहीं चलाते? बाबुओं के यहाँ का आदमी बैठा हुआ है। कहकर उसने मैदे के कटौते में देखा। जितनी पूरियां बेली हुई थी, हजारी ने लगभग सारी की सारी पूरियां कढ़ाई में डाल दी। सिर्फ 15-20 पूरियां कटौते में बच रही थी। पद्महरी को आता देखकर मोती जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगा। पद्महरी ने कहा, तुम्हारे हाथ नहीं चल रहा है ना? अभी भी 10 सेर मैदा पड़ा हुआ है। इस तरह बेलने से कब तक पूरियां उतरेगी? हजारी बोला, पद्दो दीदी, अकेले ये पूरियां बेलते उतारते रात के 11 बज जाएंगे। बेलने के लिए तुम एक और आदमी दो। पद्महरी ने सिर हिलाकर कहा, मैं झटपट तुम्हारे लिए बेलने का आदमी कहाँ से ले आऊं? अरे मेरे बाबू, मर्जी हो पूरियां उतारो, ना मर्जी हो मत उतारो। अगर उन लोगों को आदमी खाली हाथ लौट गया तो मालिक से तुम ही समझ बूझ ले। पद्महरी चली गई। मोती ने कहा, ठाकुर, तुम पूरियां तल कैसे सकोगे? पूरियां जलेंगी नहीं। गुथा हुआ मैदा इतना सारा मैं कब तक बेलूंगा बताओ? इसके बाद घंटे भर तक हजारी ने कुछ और नहीं सोचा, कुछ नहीं देखा। सिर्फ पूरी भी कढ़ाई, खौलता हुआ घी, मैदे की गुथी हुई ढेरी और तली हुई लाल लाल पूरियों का अंबार जिसमें से गरम घी टपक रहा था। आग की भयानक धा कमर और पीठ टीस मार रही थी। पसीने से अंगोछा और कपड़े भीग गए। एक चिल्लम तंबाकू पीने की मोहलत भी नहीं मिल रही थी। सिर्फ कच्ची पूरियां कढ़ाई में डालना और तली हुई पूरियां घी से झड़कर वापस डलिया में रखना। रात के 10 बज गए। मुर्शिदाबाद वाली गाड़ी आने का वक्त हो गया। मोती ने कहा, मैं एक बार स्टेशन हो आऊँ ठाकुर जी? गाड़ी का वक्त हो गया है। ग्राहक ना लाने पर कल मालिक से मार खानी पड़ेगी। एक बीड़ी पीकर जाता हूँ। बात ठीक है। वह थोड़ी देर स्टेशन पर हिंदू होटल कहकर चीखने चिल्लाने लगा। मुर्शिदाबाद वाली गाड़ी के आने में सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं। मैं अकेला ही बेलूंगा और पुरिया उतारूंगा। तो पागल हो गया है क्या मोती? देख ना, इन लोगों की कारिस्तान। रतन ठाकुर खिसक गया है, जान पड़ता है पद्दो दीदी भी चली गई है। मैं अकेला आखिर क्या क्या करूं? इसके साथ ही हमारा